अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किताब महल में खुशामदीद। आज मैं जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 12 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाबा जी की बात सुनकर मेरे अंदर बेकरारी और वहशत उभरने लगी और फिर उसी लम्हा बाबा जी ने मुझे मुखातिब किया। शाहिद पुत्र, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भाई रियाज शाह की तरफ से गवाह नामजद करना है, इसलिए तुम इतने दिन इधर ही रहो और यहाँ रहकर अपने इम्तिहान की तैयारी करो। मैं खामोश रहा। क्या कहता कि आप मुझे किस इम्तिहान से निकालकर किस इम्तिहान में मुब्तला कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जनान खाने में रोशनी हो गई। देखा तो बाबा जी बड़े बिस्तर पर गाँव तकिए के सहारे लेटे हुए थे। इनका बदन सफेद चादर से ढका हुआ था, मगर चेहरा थोड़ा अयां था। पूरा जनान खाना शादी ब्याह के कपड़ों से भरा हुआ था। एक तरफ सोने के जेवरात पड़े थे और दूसरी तरफ खुशपाश लिबास। मैं इन्हें हसरत से देखने लगा। जुलेखा ये सब पहनेगी? किसके लिए? पीर रियाज शाह के लिए। इस पर कितना जोबन होगा जब वो दुल्हन बनेगी। रजिया, ये सामान संदूक में डालकर संभाल दे, बाबा जी बोले। रियाज शाह इन पर दम कर दे, गंदी चुड़ैल ने इस पे छींटे फेंक दिए होंगे। बाबा ने इस ख्याल के साथ ही नसीर को मुखातिब किया और कहा, नसीर, बुजुर्गों की इज्जत हर हाल में करना सीखो। तुम अपने वालिद के बारे में गुस्ताखी कर रहे थे। बेटे, किसी दूसरे की इज्जत को बढ़ाने के लिए अपने बुजुर्गों की इज्जत को कम नहीं किया जाता। ये बेअदबी और गुस्ताखी है। तुम्हारे वालिद को इनकी सोच से हटाया नहीं जा सकता। वो नहीं जानते कि हम कौन हैं और रियाज शाह कौन है। ये तो इनके नसीब अच्छे हैं कि हमने जुलेखा बेटी को अपने लाडले बेटे के लिए मुंतखब किया है। मैं माफी चाहता हूँ बाबा जी, नसीर शर्मिंदा हो गया। रात खासी गुजर चुकी थी और एक बार महफिल पहले भी बर्खास्त हो गई थी, लेकिन ये महफिल जुलेखा की शादी के सामान को दिखाने के लिए सजाई गई थी। इसमें जुलेखा शामिल नहीं थी, गालिबन वो अपने कमरे में थी। मैं जुलेखा से मिलना चाहता था और एक बार इससे इसकी शादी के बारे में दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन अब इस बात का समय नहीं था। मुझे सुबह का इंतजार करना था। नसीर और मैं दोनों जब सोने के लिए कमरे में आए तो उसने आते ही इश्तियाक के मारे पूछा, शायद सुनाओ, तुम्हें मेरे बाबा जी कैसे लगे? मैं खामोश नजरों से उसे देखता रह गया। वो तो अकल से पैदल हो गया था, इसे क्या कहता। उसकी आंखों पर बाबा जी की ताकत का पर्दा पड़ गया था। तुम बताते क्यों नहीं? उसने दोबारा कहा तो मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जुलेखा की रियाज शाह के साथ शादी, ये अच्छी बात नहीं है। यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बेहिसी से बोला। जुलेखा की शादी तो एक दिन करनी ही थी, तुम्हें पता है। वैसे भी वो खामोश रहती है, इस पर साया है। ये तुमने देख ही लिया है कि उसका इलाज भी यही है। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी दूसरे शख्स के साथ उसकी शादी कर दी गई तो वो शख्स जिंदा नहीं रह सकेगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। मैंने भी यही सवाल किया था, नसीर बोला। बाबा जी ने कहा था कि जिन लड़कियों पर जिन्नात और चुड़ैलों की हुक्मरानी हो जाए, वो इनके जेर असर रहती हों तो इनकी शादियां कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, कोई रूहानी तौर पर ताकतवर शख्स ही ऐसी औरतों को सहरी असरा से निकाल कर इन्हें एक सेहतयाब जिंदगी दे सकता है। बाबा जी कहते हैं कि जुलेखा जब से पैदा हुई है, इस पर हवेली में रहने वाली चुड़ैलों ने अपना साया डाल रखा है। इसी वजह से उसके खून में ऐसे जरासीम दाखिल हो चुके हैं जो किसी दूसरे वजूद को तख्लीक नहीं करने देंगे। और भी बहुत सी बातें बाबा जी ने बताई थी, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ सकी। मैं भौंचका रह गया। बाबा जी को यकीन है कि जुलेखा पीर रियाज शाह के साथ बहुत खुश रहेगी और महफूज भी। तुमने देख लिया उस चुड़ैल ने कितनी हड़बोंग मचाई थी। बाबा जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि हवेली में जिन्नात की पग्गी मौजूद है जो इस शादी को कामयाब नहीं होने देंगे और फितने जगाएंगी। इनकी ये बात सच साबित हो गई है। नसीर की ये बात मुझे खराफात और ओहाम परस्ती लगनी चाहिए थी, लेकिन मैं इन्हें फिलफोर झुटला नहीं सकता था। मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था कि मैं बाबा जी और पीर रियाज शाह की हर बात को परख सकता और फिर इनसे बहस और मुबासा करता। मैं भी खुद को हालात के ढारे पर छोड़ने पर मजबूर हो रहा था। रात मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते गुजार दी। मेरे बचपन के उस्ताज़ा जिनसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ा था, वो कहा करते थे कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान शैतानी वसवसों से और उसकी दस्तरस से महफूज हो जाता है। लिहाजा मैंने कमों बेश 30-40 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करता रहा। फजर के वक्त मुझे नींद ने आ लिया, लेकिन नींद कुछ ही देर बाद खुल गई। ऐसा लगा जैसे मैं अभी ऊँग ही ले रहा था, किसी ने मुझे जगा दिया है। मैंने गौर किया तो वाकई में ऊँग रहा था। उस वक्त कमरे में हवेली का मुलाजिम नूरा दाखिल हुआ था और नसीर को उठा रहा था। नसीर ने क्या उठना था, मेरी आंख खुल गई। क्या बात है नूरे? मैंने आंखें साफ करते हुए सवाल किया। वो जी, बड़े मालिक साहब बुला रहे हैं इसे। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था।
खैर तो है? मैंने सवाल किया। खैर नहीं लगती, बाहर पुलिस आई हुई है, पूरा थाना ही आ गया है सरकार। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने कहा। पुलिस तो हवेली में आती ही रहती है। जनाब, बात ही कुछ ऐसी है, मलिक साहब बड़े परेशान हैं। पुलिस ने कहा है कि साथ वाले गांव के चौधरी सरदार हुसैन की बेटी का सारा जहेज और बरी चोरी हो गई है। इस सिलसिले में पुलिस मलिक साहब के पास आई है ताकि इनकी मदद भी हासिल की जा सके। शादी का सामान चोरी हो गया तो पुलिस यहाँ क्यों आई है? मलिक साहब ने चोरों को यहाँ छुपा रखा है क्या? मैंने उलझे हुए लहजे में सोचा कि मलिक साहब और उस जमींदार की आपस में लगती थी। मुमकिन है उसने इसी ख्याल के तहत इस चोरी का सारा शक मलिक साहब पर किया होगा। मैंने नसीर को उठाया और हाथ मुंह धोकर बाहर बैठक आने लगे तो पीर रियाज शाह को राहदारी में टहलते हुए देखकर हम रुक गए। उसकी आंखों में अजीब सी तशवीश थी। उसने हम दोनों को बुलाया और कहा, पुलिस को मेरे बाबा जी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने मना किया है कि इस तरह उनकी शख्सियत का चर्चा हो जाएगा और ये वो पसंद नहीं करते। हम दोनों बैठक में पहुंचे तो पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी। डीएसपी अब्दुल्ला कुरैशी खुद तफ्तीश के सिलसिले में आया हुआ था। जमींदार चौधरी सरदार हुसैन और मलिक साहब समेत इलाके के बहुत से मोअज़्ज़िज़ीन बैठे थे। मलिक साहब खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। डीएसपी मुझे जानता था। उसने देखते ही कहा, लो जी, सहाफी भी पहुंच गए। ये अपना बच्चा है, मलिक साहब कहने लगे। इधर कल रात से आया हुआ है। इन्होंने तारुफ कराया तो मैंने उस चोरी के बारे में डीएसपी से पूछा। उसकी बात सुनकर मेरा माथा ढंक गया। मेरे ज़हन में अनगिनत मनाजिर घूमने लगे। वो कह रहा था, चोर ने इतनी सफाई से चोरी की है कि चौधरी साहब की हवेली का कोई दरवाजा अंदर बाहर से खुला नहीं पाया गया। बरी के कपड़े और जेवरात ही चुराए गए हैं। चोर कोई बहुत ही होशियार है, उसने एक निशान भी नहीं छोड़ा। अगर इस वाक़ये पे गौर करूं तो लगता है कि ये चोरी हुई ही नहीं है। खोजियों के मुताबिक उस कमरे में किसी अनजाने बंदों के कदमों के निशान भी नहीं पाए गए। घर वालों से भी तफ्तीश कर ली है। मुझे तो लगता है ये वारदात किसी जिन ने की होगी। डीएसपी का ये कहना था कि मेरे असाब ठकने लगे और मैंने नसीर की तरफ देखा। नसीर के जहन में शायद वो बात नहीं आई थी जो मैंने महसूस की थी। वो डीएसपी की बातों में मनक था और मेरा जहन रात वाले वाकयात के गिर्द घूमने लगा। जुलेखा की बरी, खुशपोश, कीमती सहागनों वाला लिबास और जेवरात से भरे डब्बे मेरी आंखों में नाचने लगे। मलिक साहब ने डीएसपी को सारी हवेली का मुआयना करा दिया, मगर इन्हें कुछ नहीं मिला। वो मेहमान खाने में, हवेली के पिछवाड़े में, बागीचे में, ऊपर बालकोनियों और अंदर पुराने तहखाने में भी ले गए। मैं उनकी कैफियत का अंदाजा लगा सकता था। उनके चेहरे पर तशवीश उभर रही थी। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, मगर मैं खामोश और बेतासुर रहा। आधे घंटे बाद पुलिस वापस बैठक में आ गई, लेकिन चाचा जी के चेहरे पर जो कदूरत उभरी थी अभी तक गायब नहीं हुई थी। चौधरी साहब, कुछ नहीं मिला। मलिक साहब ने बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है। एक एक कोना, संदूक, बर्तन सब कुछ देख लिया है। अच्छा मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। अगर आपको किसी पर कोई शक हो या कोई इत्तला मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। ये बेटी के जहेज का मसला है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब शादी हो रही होती है तो सबके अरमान एक से होते हैं। अपनी बरी और जहेज से उसको इश्क हो जाता है। डीएसपी उठता हुआ बोला और फिर जब मलिक साहब और मैं पुलिस को हवेली से बाहर छोड़कर आए तो मलिक साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पुत्र, वो बोलने लगे तो मैंने आहिस्तगी से इनका हाथ दबाया और सरगोशी की। चाचा जी, कुछ नहीं कहना, खामोशी से देखें क्या होता है। हैरत है भाई। इसके बावजूद वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोले। हम हवेली के अंदर पहुंचे और फिर दोनों ही इकट्ठे मेहमान खाने की तरफ देखने लगे। इसी वक्त मेहमान खाने का दरवाजा खुला और पीर रियाज शाह और नसीर बाहर आ गए। अब्बा जी, आपने अच्छा नहीं किया, वो गुस्ताख लहजे में अपने वालिद की तरफ देखते हुए बोला। और तुमने? वो मुझे मुखातिब करते हुए नफरत से बोला। तुमने पुलिस को जानबूझकर उकसाया था, इनकी राह हमवार की थी कि वो हवेली की तलाशी लें। देखो, ऐसी बात नहीं है, मैंने सफाई देते हुए कहा। मैंने तो इनकी कमीनगी को पकड़ लिया था कि दरअसल इनकी अपनी नीयत क्या थी। उनकी नीयत जैसी भी थी, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ जाहिर हो गई है। नसीर गुस्से में बोल रहा था। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। नसीरे, मलिक साहब गुस्से से खोल उठे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शायद हवेली से नहीं जाएगा, इसकी बजाय तुम्हें हवेली से निकाल दूंगा। खबरदार, अब जो एक भी बात की। अब्बा जी,
आप नहीं समझते। इसने इसने वो पीर रियाज शाह की तरफ देखकर बोलने लगा। इसने इसलिए पुलिस को हवेली की तलाशी पर उकसाया ताकि पीर साहब और पुलिस का टकराव हो जाए। ओए तेरे पीर साहब चोर हैं क्या? मलिक साहब तेवरी चढ़ाते हुए कहने लगे। हो जाता टाकरा, फिर क्या होता? बाबा जी पुलिस को उठाकर बाहर फेंक देते। पागल थे पुत्र। पुलिस को क्या गर्ज है कि हमारे घर में कौन रहता है और कब से रह रहा है, और फिर तुम्हारे पीर साहब को किस बात का खौफ है? क्यों जी? वो पीर रियाज शाह की तरफ देखने लगे। क्यों शाह साहब, कोई परेशानी थी इसमें? नहीं, बस ये वैसे ही बावला हो रहा है। पीर रियाज शाह ने नसीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम बेवजह शक ना किया करो। बाबा जी ने तुम्हें मना भी किया था कि अपने वालिद के साथ गुस्ताखी ना किया करो, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आते। थोड़ी देर बाद चाचा जी डेरे पर जाने के लिए हवेली से चले गए। मेरा ज़हन बहुत से सवालों के गिर्द घूम रहा था। नसीर ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। मैंने इस गर्ज से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पुलिस और पीर रियाज शाह का आमना सामना करा देना था, और इसके बाद जब मौका मिलता तो पुलिस को कुछ बातें बताई जा सकती थी कि पीर साहब के साथ कुछ चोर जिन्नात भी हैं। लेकिन नसीर ने मेरी चोरी पकड़ ली थी और मुझे सबके सामने बेनिकाब कर दिया था। मुझे अब शर्म भी आ रही थी कि शाह साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं इनका सामना कैसे करूंगा? क्या मुझे अब हवेली से चला जाना चाहिए? शर्मिंदगी और खफत का एहसास इतना बढ़ा कि मैंने अपना सामान उठाया और हवेली से जाने लगा, लेकिन नसीर की वालिदा ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। पुत्र, जुमेरात को जुलेखा की शादी है, तुम यहीं रहोगे। नसीरा तो पागल है, मैं उसके कान सीधे कर दूंगी। वो बड़े लाड से कह रही थी। बाबा जी भी तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। अभी कल मुझे कह रहे थे कि शायद बहुत ताबेदार और मुखलिस लड़का है। मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए नसीर जैसा है। चाची जी की लहजे में मामू जैसी शफकत थी। इन्होंने नसीर को बुलाया और इसे मेरे सामने डांट दिया। उसने मुझसे माफी मांग ली और जप्पी डालकर कहने लगा, अगर तुम मेरी बातों पर इसी तरह रूठने लगा तो फिर हमारी दोस्ती जल्द खत्म हो जाएगी। यार, कभी कभी मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लिया करो। मैं इन जैसे पुरखलूस लोगों की बातों में जल्द बहल गया। सुबह की अफरा तफरी की वजह से इस रोज हवेली की सुबह खासी मसरूफ रही। जुलेखा चाची के साथ हमें नाश्ता कराया करती थी, लेकिन इस रोज वो सामने नहीं आई। जुलेखा कहाँ है रजिया? मलिक साहब ने डेरे से वापस आकर जब नाश्ते पर इसे ना पाया तो बोले बगैर ना रह सके। वो पीर रियाज शाह की तरफ देखकर बोली, अंदर है, आराम कर रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? चाचा जी बोले, ठीक है। वो मायने के इस अंदाज में शाह साहब की तरफ देखने लगी। मैं खुद ही मुस्कुरा दी। शर्मा रही है। शाह साहब जो यहाँ बैठे हैं। ये सुनकर मलिक साहब और खुद मेरी तबीयत मकदूर हो गई। गुस्सा, नफरत और लाचारगी हमारे जहनों और कल्बों से निकलकर पूरे बदन में चूंटियों की तरह रेंगने और गुदगुदी करने लगी। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। शाह साहब ने गालिबन माहौल में पैदा होने वाले तनाव को महसूस कर लिया था। इनके जाते ही चाचा जी बरस पड़े। रजिया, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। अल्लाह न करे मलिक साहब। वो गर्म दूध का प्याला इनके सामने सरकाते हुए बोली, बाबा जी, सरकार ने कहा है कि जुलेखा बहुत खुश रहेगी। कैसे खुश रहेगी? उसका आगे है ना पीछे। ये कौन है और कहाँ से आया है? और तुम बेटी इसकी सुपुर्द कर रही हो। बड़ा जुल्म कर रही है तू। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, मैं ये होने नहीं दूंगा। मलिक साहब दूध का प्याला पिए बगैर उठकर चले गए। पुत्र, मैं क्या करूं? अब तो जुलेखा भी कहती है जो बाबा जी कहेंगे मैं वही करूंगी। आज रात जिन जादियां उसकी मेहंदी लेकर आने वाली हैं, वो बड़ी खुश है। वो मुझसे मुखातिब हुई, तू ऐसा कर, एक बार तो जुलेखा से मिल ले और फिर अपने चाचा जी को बता दे कि वो क्या चाहती है। मैं और जुलेखा से मिलकर ये पूछूं कि वो शाह साहब से शादी क्यों कर रही है? नहीं नहीं, मुझे ये जुर्रत ही नहीं हो सकती थी। मैं कैसे सवाल कर सकता था? चाची, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल भी यही है कि ये जोड़ मुनासिब नहीं है। अगर आप ये चाहती भी हैं तो कम से कम एक बार शाह साहब के बारे में पूरी छानबीन तो कर लें। आप लाहौर जाएं और इनके बहन भाइयों और वालिदैन वगैरह से मिल लें। हो सकता है कि शाह साहब पहले से शादीशुदा हों और